तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस जो हमारे वीडियोस रहे हैं उनके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहीं ना कहीं सिटीजनशिप की बात हुई है, और किसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप की बात हुई है। तो मान लो कि हम जो है एज इंडिया एज कंट्री किसी फॉरेन टेरिटरी को यदि मान लो कि हम एक्वायर करते हैं, लेते हैं, तो क्या वहां के लोग जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे विदाउट किसी लॉ के या किसी भी चीज के। तो यहाँ पे बताया गया ऐसा नहीं होता है। जैसे पौंडीचेरी को भी जब इंडिया का पार्ट बनाया गया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक ऑर्डर निकाला था 1962 के नाम से। तो इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड सिटीजनशिप, जो है ऑर्डर दिया था 1962 का, जो कि अंडर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस के अंदर रखा गया था। उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस प्रोविजंस के अंदर एक ऑर्डर निकाला गया था। देन वहां के जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजन बने थे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन, विद दिस इंफॉर्मेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको सभी को पता है कि आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी की बात करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाला जो राइट है हमें अगेंस्ट में मिला है स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, सबके खिलाफ हमको ये राइट मिलता है। स्टेट एज वेल एज प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ भी हमको ये राइट मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी के लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, तो उसको उस एक्ट का आपको याद रखना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, जो कि डिटेल्ड प्रोविजंस रखता है इस पर्टिकुलर किसके रिगार्डिंग, एक्ट के रिगार्डिंग। ऐसे एक डार्क जीनोम के रिगार्डिंग करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन रहा है, जो 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन जो होता है ना एक पर्टिकुलर प्रोटीन कोड के अंदर, तो उसको आप देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, और इसी के रिगार्डिंग बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, और ये सभी बीमारियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और डीएनए आउटसाइड द रीजन्स कन्वेंशनली डिफाइंड एज द जीन एज नॉन एज द डार्क जीनोम। तो इसके रिगार्डिंग कोई बात आ जाती है तो आपको देख लेना है कि डीएनए आउटसाइड द रीजन्स कन्वेंशनली डिफाइंड एज जीन्स, तो इसको क्या बोलते हैं, डार्क जीनोम बोलते हैं। उसके बाहर यदि कोई डीएनए आपको मिलेगा तो काइंड ऑफ, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये डार्क जीनोम की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 44 के ऊपर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बताते हैं कि इसमें भाई चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कहीं पे स्पेसिफाई नहीं की गई है कि भाई कितने लोग होंगे इस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे, वो काइंड ऑफ है ना, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है। फर्दर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं रखी गई है कि भाई कमीशन के मेंबर बनने के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनने के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन बताया गया है कि एक क्राइटेरिया है कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑफिस हेल्ड रखने का एक्सपीरियंस हो 10 साल का, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो ऑफिस में रहे हो 10 साल तक, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया रखा गया है, ये कंडीशन है एक्चुअली में जो हाफ मेंबर्स होंगे उनके लिए। और गवर्नर जो होता है वो डिटरमाइन करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो ये सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। आगे बताया गया है ऑल्सो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी अपॉइंटेड करते हैं गवर्नर जी, लेकिन दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट, लेकिन उनको रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, गवर्नर के द्वारा नहीं। ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन सेम ग्राउंड्स, तो प्रेसिडेंट किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिमूव करेंगे, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव करेंगे जिस ग्राउंड में और जिस मैनर में चेयरमैन और मेंबर्स का रिमूवल होता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, प्रेसिडेंट इस ग्राउंड के ऊपर रिमूव करेंगे। आगे देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ बात है। रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स का हुआ था उस टाइम पे, तो कौन सी कमिटी कौन सी कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी उसकी भी यहाँ पे बात है। तो हमें बताया गया है कि भाई जो धार कमीशन और जेवीपी जो कमेटी है उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ध्यान रखना है स्पेसिफिकली आपको। फैजल अली कमीशन था, उन्होंने ये क्राइटेरिया स्वीकार किया था कि भाई लैंग्वेज के बिहाफ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी इस मॉडल को मना कर दिया था कि वन स्टेट वन लैंग्वेज वाली बात कहीं नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है, और ऐसे आपके क्वेश्चंस काफी हद तक प्रीलिम्स के सॉल्व होंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से ही हमारे यहाँ पे एनएचआरसी, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है, एंड एसएचआरसी मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों आते हैं वहीं से। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के क्रिएशन के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर दी गई है, ठीक है। अब थोड़ा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया गया है कि ये इंक्वायर कर सकते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसा वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, तो जो इन लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, है ना। Sorry. However, if any such case is already being inquired into the NHRC or any other, जो और कोई यदि निकाय इनको कर लेगा और कोई कमीशन यदि इन चीजों को देख लेता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है
उन मामलों में फिर इंक्वायरी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। एसएचआरसी के अंदर चेयर होते हैं और मेंबर्स होते हैं, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जैसे कि आपका एसपीएससी के अंदर था, वैसे यहाँ पे भी अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर ही। Whereas in the case of NHRC, they are appointed by president. Okay. Although chairman and members of the SHRC are appointed by the governor, they can be removed only by the president. ये ध्यान रखना, अपॉइंट वो करेंगे लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करेंगे, लाइक जैसा एसपीएससी के अंदर हो रहा था, सेम ही चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है सॉरी रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 जो है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिगार्डिंग देखते हैं क्या है ना। तो शेड्यूल कास्ट जो है एससी जो उसके रिगार्डिंग बताया गया है, रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट स्पेसिफाई 3 कंडीशंस। ठीक है, ओके सॉरी, रिलीजियस डिनोमिनेशन, अब इसमें एससी लिखा हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगा या जो भी होगा, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो रिलीजियस जब डिनोमिनेशन की बात की गई है, आगे बोला गया है रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट स्पेसिफाई 3 कंडीशन। इट शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव सिस्टम ऑफ बिलीफ्स व्हिच दे रिगार्ड एज द कंडुसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबीइंग। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है इस क्वेश्चन का। इट शुड हैव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और आगे बताया गया है इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको देख लेनी है रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिगार्डिंग, इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा तो आप देख लेना है ना। अब देखते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर स्वर्ण सिंह कमेटी की बात की गई है। तो इन्होंने रिकमेंड किया था, आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी की बात इन्होंने की थी, टू पे टैक्सेस। इट रिकमेंडेड ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आना चाहिए। इट वाज नॉट, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। कास्टिंग वोट इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कास्टिंग वोट करना, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि भाई केशवानंद भारती का जो केस था वर्सेस केरला का जो 1973 का केस था, जो इसको केशवानंद भारती हार भी गए थे, वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकलती है ना, वहीं से आती है चीजें। और फिर वहां पे बोला जाता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर, ये सभी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये चीजें डिफाइन हो चुकी है अब तक, है ना। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती रहती है, अभी भी इसमें नए वर्ड्स जोड़े जा सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिशनरी रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड, यदि हम बात करें जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव की, तो ये भी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का ही। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये भी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वेलफेयर स्टेट, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, ये सभी चीजें जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोशलिस्ट स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली आपको अच्छे से याद रखना है। सोशलिस्ट स्टेट होगा, इसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब थोड़ा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि अटेम्प्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करने की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज के से इतर होते हैं, से अलग होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर, ऐसा उनका कोई पर्पस नहीं होता है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद द कॉमन ऑक्यूपेशंस, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस और ओपिनियंस कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मूवमेंट, और तो वो एक तरीके से जो प्रेशर ग्रुप की तरह इसने काम किया था। मूवमेंट फॉर आरटीआई रहा, एंटी लिकर मूवमेंट रहा, वुमेन्स मूवमेंट रहा, एनवायरमेंट मूवमेंट जो होते रहते हैं, उसमें लोग एक ऑर्गेनाइजेशन सा बनाते हैं और वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ग्रुप ए मूवमेंट आल्सो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल रेदर देन डायरेक्टली टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन वगैरह, बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप्स मूवमेंट हैव ए, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो अलग चीज है, मूवमेंट थोड़ा अलग चीज है। अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट क्या करते हैं, एक थोड़ा लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट्स अलग चीज है, हम जो पहले प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे थे वो अलग थे, वो जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं उनसे अलग होते हैं, काइंड ऑफ, है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। और देयर डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है जब मूवमेंट्स चलते हैं तब, दे डिपेंड मच मोर ऑन द स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन देन एन इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अमेंडमेंट को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रोसीजर क्या है। तो आर्टिकल 368 के अंदर काफी बातें लिखी गई है, देख लेते हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में आता है, आपको पता है। तो अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो ऐसे ही होगा ना, काइंड ऑफ, इससे लेजिस्लेचर से वो स्टार्ट नहीं होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर, डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अमेंडमेंट के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड आगे बताया गया है कि बिल मस्ट बी पास ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज ए मेजॉरिटी, 368 वाला चल रहा है ना।
मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, आगे बता रहे हैं ऑफ द हाउस, और एंड सॉरी ए मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड वोटिंग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ओके, ईच हाउस मस्ट पास बिल सेपरेटली, सभी हाउसेज को सेपरेटली बिल को पास करना है। इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट यदि हो जाता है तो हाउसेज के बीच में, तो नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जॉइंट सिटिंग की कोई बात नहीं की गई है, आपको स्पेसिफिकली इस चीज को याद रखना है। एक बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल प्रोविजन से निबंधित जाते हैं, ऐसा बिल को यदि आता है तो इन दैट सिचुएशन आपको रेटिफाइड करवाना पड़ेगा लेजिस्लेचर से भी, है ना। वो किससे ज्यादा होना चाहिए, लिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन उसमें जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी से करेंगे जो स्टेट्स करेंगे वो, है ना। ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, हाउस में प्रेजेंट जो लोग हैं और वोटिंग का जो मेजोरिटी होगी उसे सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग चल रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर फेडरल प्रोविजंस को बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आपको स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उनका भी कंसेंट, आपको कंसेंट नहीं, उनके अंदर भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हाफ से ज्यादा स्टेट्स को आपको कंसेंट देना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा। एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो वापस इसको ना तो विथहोल्ड कर सकते हैं, नहीं वापस कर सकते हैं, नहीं कंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं प्रीएम्बल को थोड़ा सा। तो प्रीएम्बल को जब हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर प्रीएम्बल की रिगार्डिंग बात की गई है, तो इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना आपको, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं, पीपल ऑफ इंडिया से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पावर ड्रॉ करता है। मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, सॉरी प्रीएम्बल के अंदर मेंशन की गई है। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रीएम्बल, तो ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था जो फर्स्टली बिगिन होता था किससे, प्रीएम्बल से। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड द प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस को बहुत सारी कंट्रीज ने फॉलो किया, इंडिया भी एक है। इन case of Bharati case, Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution, and if there is any lack of the clarity in Constitution, judiciary turns to preamble in its interpretation of the relevant provisions. तो preamble को इसमें लिया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रिटेशन करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यदि क्लियरिटी नहीं आ पाती है तो। ये के भारती केस के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर ये बात बोली गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखते हैं आर्टिकल 359, आर्टिकल 368 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर आर्टिकल 359 को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने का, क्या सस्पेंड करने का, सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। तो एक राइट जो होता है इसको सस्पेंड करने का अधिकार है किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने से नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 359 जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं इस राइट को, कोर्ट की तरफ जाने की राइट को। दिस मीन दैट आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स आर सच नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है ना उसको, उसके लिए कोर्ट जाने से मना करता है। तो 359 से क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में है ना जो सस्पेंड नहीं होते हैं, बट जो उनका एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव रहते हैं बट राइट टू सीक रेमेडी सस्पेंडेड, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो उन्हीं का सस्पेंशन होता है, काइंड ऑफ। ये क्या बोला गया है आगे देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट रिलेट्स टू द ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के अंदर बताएंगे, उन्हीं का एनफोर्समेंट रुकेगा, ध्यान रखना 359 के अंदर। और आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 1978 के अंदर, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन टू वेज। तो आर्टिकल 359 का जो स्कोप है दो तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। वो क्या है, President cannot suspend to move court for enforcement of the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21। अच्छे से याद रखना है आपको, 20 और 21 जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड, उनके लिए उनको एनफोर्स करवाने के लिए कोई कोर्ट जाता है तो उसको नहीं रोका जा सकता है। ओनली लॉज व्हिच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, ठीक है। जो लॉ इमरजेंसी से रिलेटेड है उन्हीं को चैलेंज करने से रोका जा सकता है, नॉट अदर लॉज। एंड executive actions taken under such a law is protected, और कोई executive action या law protected नहीं किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 359 operates in case of both when national emergency is declared on ground of war or external aggression as well as on ground of armed rebellion। तो दोनों ही केसेस के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, operates in the case of both when national emergency जब कब लगेगी, ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पे लगेगी या फिर ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन के बिहाफ पे भी लगती है, दोनों ही सिचुएशन में आर्टिकल 359 ऑपरेट रहेगा, ऑपरेट कर पाएगा।
आर्टिकल 359 मे एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, खत्म। अब थोड़ा करंट अफेयर का टॉपिक है उसको देख लेते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, तो क्या है जीनो ट्रांसप्लांटेशन? तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक टर्म है जो कि एसोसिएट है ट्रांसप्लांटेशन और इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स अमंग डिफरेंट स्पीसीज, तो इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। It is defined by the Food and Drug Administration as any procedure that involves transplantation, implantation, or infusion into a human recipient of either a live cell, tissues, organs from a non-human animal source, or human body fluids, cells, tissues, organs that have had ex vivo contact with live non-human animal cells, tissues और organs। तो ध्यान रख लेना आपको इस चीज को, ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन होगा। ओके, अब थोड़ा मार्शल लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्या होता है मार्शल लॉ, इसको जानते हैं थोड़ा सा ना। तो मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आर्टिकल 34 जो होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्स्ड इन एनी एरिया। तो ये कौन बोलता है? आर्टिकल 34 बोलता है बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, बट स्कोप ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज मच मोर, ध्यान रखना आपको। दोबारा सुनो, नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ दोनों को ही इंपोज किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो ज्यादा उसका स्कोप होता है, इट कैन बी इंपोज इन होल कंट्री एज वेल। नेशनल इमरजेंसी को पूरी कंट्री के अंदर भी लगाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। अब देखते हैं क्वांटिफिएबल डाटा क्या होता है। क्वांटिफिएबल डाटा की यदि हम बात करें तो ये होता क्या है? तो क्वांटिफिएबल डाटा होता है स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डाटा एज पर कोर्ट्स जजमेंट इन एम नागराज के जो है और जनरल सिंह केस से 2018 उसके अकॉर्डिंग बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप क्वांटिफाइबल डाटा को है जो कलेक्ट कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है? 2006 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग इन एम नागराज जो केस था मेड इट इनक्यूबेंट। ठीक है, क्या बोला गया था? अपॉन स्टेट, इंक्यूबेंट अपॉन स्टेट टू कलेक्ट quantifiable data showing inadequacy of representation of the section of people in public employment in addition to maintaining overall, मतलब अमाउंट एक डाटा लेके आइए, सिग्निफिकेंट डाटा लेके आइए, क्वांटिफिएबल डाटा लेके आइए जिसका कोई मतलब बनता हो ना। ये बात बोली गई थी 2006 के अंदर एम नागराज केस के अंदर, स्टेट्स को ऐसा बोला गया था। एस्पेक्ट ऑफ क्वांटिफिएबल डाटा वाज एंडोर्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2018 रूलिंग इन जनरल सिंह। दोबारा बोला गया था इस बात को, केस व्हिच मैंडेटेड एक्सक्लूजन ऑफ द क्रिमिनल लेयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो इसके लिए भी बोला कि क्वांटिफिएबल डाटा लेके आइए, ऐसे नहीं होगा, ऐसी जजमेंट नहीं आएगी। कलेक्शन ऑफ डाटा हैज फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर एंटायर सर्विसेज, assessment on inadequacy or of representation of the reserve category in promotional posts should be left to states kind of, है ना। ये सारी बातें बोली गई। तो क्वांटिफिएबल डाटा के बारे में आपको पता चल ही गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को देख लेते हैं। इसने एम्पावर किया वायसरॉय को किस चीज के लिए? ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? concurrence of the legislative councils, ना विद रेस्पेक्ट नहीं, विदाउट concurrence of the legislative council। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्फ्रेंस के बिना इशू ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है वायसरॉय। ये काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर आई थी ये बात, है ना, इमरजेंसी के दौरान, है ना, ये ध्यान रखना स्पेशली। लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस आज भी 6 महीने होता है, जैसे ऑर्डिनेंस आज भी आता है तो वैसे 6 महीने थी पहले उसकी लाइफ। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग। तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसने बिगिनिंग की थी किस चीज की? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की, इंडियंस को एसोसिएट करके लॉ मेकिंग के प्रोसेस में। तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस अब आने लगेंगे जिसमें इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इसकी शुरुआत कहीं तो होगी जो 1861 के अंदर होगी। ओके, it thus provided that the viceroy should nominate some Indians as a non-official members of his expanded council। और फिर 1862 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि जो वायसरॉय थे उस टाइम पे, 3 इंडियंस को, नाम अच्छे से आपको याद रखना है इनका, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, 3 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री करवाई थी इनकी। इनको नॉमिनेट किया था 3 लोगों को। ठीक है, ऑफिस वाज क्रिएटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसका ऑफिस वहां से क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों चीजों को देखते हैं क्या अंतर है इनमें। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें क्या होता है यूनियन ऑफ इंडिया देन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया की तुलना में टेरिटरी ऑफ इंडिया थोड़ा वाइडर है ना एक्सप्रेशन जो है, बिकॉज बाद वाला जो है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जो है केवल स्टेट्स की बात करता है, वाइल फॉर्मर, जबकि पहले वाला जो होता है वो नॉट ओनली स्टेट बट आल्सो यूनियन टेरिटरीज की भी बातें करता है। एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड
बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। तो ये थोड़ा ज्यादा होलिस्टिक है, ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ज्यादा एक वाइडर एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड के एज कम्पेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है। तो आपको समझ आ गया ना टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। अब देख लेते हैं हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है क्या होता है, इसका मतलब। तो हियर एग्जीक्यूटिव विल बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, अनलाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। ध्यान रखना। डिवीजन ऑफ पावर इज नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज को। बिकॉज इट इज मोर टू डू विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स। Because it is more to do with the decentralization of state। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बता दिया गया है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो होता है लेजिस्लेचर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। हम देख लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को अच्छे से कि क्या है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है इसके रिगार्डिंग प्रोविजन। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आता है। इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटा के वहां से हटा दिया जाता है ना, रिपील कर दिया जाता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F को और आर्टिकल 31 फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है, और इसको यहाँ पे आर्टिकल 300A के अंदर एंट्री करवा दी जाती है इसकी पार्ट इसके अंदर 12 के अंदर अंडर हेडिंग राइट टू प्रॉपर्टी हेडिंग डाल के फिर वहां पे डाल दिया जाता है इस राइट को ना। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा, काइंड ऑफ है ना, वहां से किया जा सकता है डिप्राइव। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है सारा जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है। राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट हैज फॉलोइंग इंप्लीकेशंस। राइट टू प्रॉपर्टी के क्या एक लीगल राइट के तौर पे क्या इंप्लीकेशंस है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो ये है नहीं। इट कैन बी रेगुलेटेड बाय curtailed, abridged और मॉडिफाइड किया जा सकता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना बाय एन ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू। इट विल प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ इसके लीगल राइट होने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ जो है ये प्रोटेक्ट करता है, बट लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये जो फिनोमिना है इसको राइट टू प्रॉपर्टी को या फिर ना इन केस ऑफ वायलेशन राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किसके खिलाफ करता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो करता है, लेकिन लेजिस्लेटिव जो एक्शन होगा उसके खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करता है। इन केस ऑफ वायलेशन यदि वायलेशन हो जाता है तो अग्रीव्ड पर्सन जो होता है कैन नॉट मूव सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। जो पर्सन होगा है ना आर्टिकल 32 को साइड करते हुए वहां नहीं जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ही कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। लेकिन काफी बड़ी बात बोली गई है यहाँ पे, देखो दोबारा सुनना, वो नहीं जा सकता है। इन केस ऑफ वायलेशन अग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर इट्स एनफोर्समेंट। ही कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, ध्यान रखना। ही आगे बताया गया नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ द एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय स्टेट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी गारंटी को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कोई राइट नहीं है, इसको ध्यान रखना राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो 20 क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में कर लिए हैं, बच्चे को 20 क्वेश्चन और 20 और 40 बचे हैं, तो अगले फर्दर 2 लेक्चर्स के अंदर उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। धन्यवाद।